नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रिया आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हिंदी व्याकरण का अध्याय वाक्य विचार। वाक्य विचार के कुल 5 भाग बनाए हैं। तो पहले भाग में हम पढ़ेंगे जिसमें वाक्य का अर्थ, वाक्य की परिभाषा और वाक्य के अंगों के बारे में जानेंगे। इसके बाद वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, यानी अर्थ के आधार पर वाक्यों को कितने भेदों में बांटा गया है और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। फिर हम जानेंगे वाक्य परिवर्तन, यानी हम वाक्य के एक भेद से दूसरे भेद में कैसे परिवर्तन करते हैं और उसकी क्या पहचान होगी। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक औरत जो खाना बना रही है, पीछे दादी जी रामायण पढ़ रही है। यहाँ पर ये जो दृश्य है ये किचन का है, यानी रसोई घर का है, और वहाँ जो बैठक रूम में वो पाठ पढ़ रही है। तो इस प्रकार से जो चित्र में हम देख रहे हैं कि 2 व्यक्ति हैं और दोनों अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो चित्र को देखकर हमारे मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं हमें उसे बताना है। तो हमने सबसे पहले चित्र देखा एक औरत का, और वो किचन में है क्योंकि यहाँ बर्तन पड़े हैं। तो बर्तनों से वर्ड एक एक शब्द से, एक एक चित्र से जो शब्द बना हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। फिर बाहर की साइड है, तो बाहर की साइड पे वो बैठी है और एक रामायण, एक ग्रंथ उसके साथ है, यानी वो पढ़ रही है। तो हर शब्द से हमें उसके भाव को समझने में सहायता मिल रही है। तब हम बना लेते हैं एक वाक्य, यानी चित्र से जो हमें देखने को मिला वो एक वाक्य में हम प्रस्तुत कर देते हैं। तो कौन कौन से चित्र नजर आए, तो हम कहेंगे उसमें एक माँ है, रामायण है, खाना भी है, बनाना है यानी क्रिया बन जाती है, और दादी है, रसोई है, पढ़ना है, किताब है। तो इस तरह से चित्र हम अपने विचार में ला सकते हैं। लेकिन जो चित्र हमें देखने को मिला, जो शब्द हमने बनाया, अब उन शब्दों को विचारों में व्यक्त कैसे करेंगे, तो उन शब्दों को हम जोड़ेंगे। अब हमने अगर जोड़ दिया, जैसे बना है, रही खाना, माँ रामायण, और दादी रही है पढ़। शब्दों का बनावट हमने किया और शब्दों को जोड़ने का काम हमने किया। अब आप मुझे बताएं कि जो ये वाक्य है इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, यानी शब्दों को जोड़ा है, शब्दों का मेल किया है, लेकिन अर्थ प्रकट नहीं हो रहा, तो ये वाक्य नहीं होगा। अब यहाँ दूसरा वाला जो लिखा है उसको देखते हैं। माँ खाना बना रही है और दादी रामायण पढ़ रही है। इसमें बहुत सारे शब्द आए हैं, लेकिन ये सारे शब्द व्यवस्थित क्रम में जमे हुए हैं, यानी इन शब्दों का व्यवस्थित क्रम निर्धारित किया गया है और उन्हीं के अनुसार ये आपस में संबद्ध करते हुए अपनी जगह पर रखे गए हैं, जिससे क्या हो रहा है, हम इनके भाव को, हम इनके अर्थ को समझ पा रहे हैं। तो शब्दों का व्यवस्थित समूह ही वाक्य कहलाएगा। हम इसके अर्थ को जान पा रहे हैं तभी वाक्य है। अगर उसका अर्थ नहीं समझ आए तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा, वो वाक्य बन जाएगा निरर्थक शब्द, और जिसका अर्थ निकले वो सार्थक शब्द कहलाएगा। अब देखो यहाँ इस चित्र में हम कहेंगे बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने पहले बच्चों को देखा, फिर परीक्षा देते हुए देखा, और परीक्षा कक्ष में बैठे हैं ये भी देखा। तो देखते ही हमारे मन में शब्द का निर्माण पहले हुआ, फिर शब्द से आपस में संबंध जोड़ा और उससे हमने एक वाक्य का निर्माण किया। और उस वाक्य का क्या हुआ, हर शब्द का अपना अपना व्यवस्थित स्थान है, वहाँ पर हमने उनको रखा, व्यवस्थित क्रम में उनको बैठाया, और उसके बाद में हमने एक वाक्य के निर्माण की जिसका सार्थक अर्थ हमने पहले देखा है। तो कुल मिलाकर वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य को हम समझ गए, हम उसकी परिभाषा देंगे। विचारों और भावों को प्रकट करने वाले व्यवस्थित और सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन, दूसरी परिभाषा देखते हैं। पदों के, पद कह दो क्योंकि वो शब्द वाक्य में जुड़े हैं, तो पदों के ऐसे पारस्परिक मेल को जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो वाक्य कहते हैं या वाक्य कहलाते हैं। तो इन दोनों डेफिनेशन से आप कोई भी परिभाषा याद कर सकते हैं। आई होप आपको ये आसानी से समझ में आई है और उसे लर्न कर सकते हैं। नीचे लिखे गए जो वाक्य है उनको पढ़कर हम फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं। जैसे लिखा है, मोहन पत्र लिखता है। मोहन एक बच्चा है, पत्र उसके हाथ में है, वो उसे लिखने का कार्य कर रहा है। तो हम वाक्य क्या बनाएंगे, मोहन पत्र लिखता है। यहाँ पर ध्यान देना, मोहन जो है वो लिखने का कार्य करने वाला है, यानी वो कर्ता बन गया है। क्या लिख रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा साधन उसके पास है, वो बन जाएगा कर्म, यानी पत्र कर्म के रूप में बन गया है। अब मोहन पत्र से क्या कर रहा है, पत्र को लिख रहा है, तो हम लिखना क्रिया यहाँ पर डाल देंगे। तो मोहन है कर्ता और मोहन शब्द पुल्लिंग है और एक वचन है, इसीलिए क्रिया भी पुल्लिंग और एक वचन बनी है, यानी लिख से बन गया लिखता है।
लिखता जो शब्द लगा है वो मोहन पुल्लिंग होने की वजह से लिख में भी लिखता बन गया है, यानी ये भी पुल्लिंग बन गया है। और मोहन एक वचन है, इसीलिए लिखता शब्द भी एक वचन बना। यानी क्या ध्यान रखा जब वाक्य का निर्माण हमने किया, हमने इस शब्दों को व्यवस्थित रखा और सबको अपनी अपनी जगह पे रखा। यहाँ पर सभी शब्द सभी पद एक दूसरे से संबंधित है, यानी क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार परिवर्तित हुई है। अगर कर्ता एक वचन है और पुल्लिंग है तो क्रिया भी एक वचन और पुल्लिंग होगी। तो कुल मिलाकर वाक्य में जो व्यवस्थित शब्दों की जगह है वो हो जाएगी सबसे पहला कर्ता, उसके बाद में आएगा कर्म और उसके बाद में आएगा क्रिया। तो आपको हिंदी व्याकरण में इस क्रम को ध्यान में रखना है। और अंग्रेजी की बात करें यानी इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो उसमें थोड़ा सा बदलाव होता है। उसमें क्या होता है, कर्ता को कहते हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो पहले अपनी ही जगह पे आएगा, फिर आएगा वहाँ उसमें क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, और फिर क्रिया आ जाएगी वर्ब, मेन वर्ब जिसको कहते हैं, और उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो कहने का मतलब कि इंग्लिश में यानी इंग्लिश ग्रामर में क्रिया जो होगी वो सब्जेक्ट के बाद में आएगी और हिंदी में क्रिया सबसे अंत में आएगी। क्लियर? अब हम देखेंगे उसके आगे के वाक्य को। जैसे यहाँ लिखा है हमें प्रदूषण से बचना है, तो यहाँ हमें शब्द क्या है, कर्ता है, प्रदूषण क्या है, कर्म है, और बचना चाहिए ये शब्द क्रिया को व्यक्त करेगा। तो इन सारे शब्दों को सही अर्थ में सही क्रम में हम ला देंगे। तो इस प्रकार से शब्द से वाक्य का निर्माण हम करना सीख जाएंगे। तो जैसे और उदाहरण दिए गए हैं, छात्रों को खूब परिश्रम करना चाहिए, प्रातःकाल ठंडी वायु चलती है, भारतीय संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। तो ये सारे वाक्य जो कि हम पंक्ति में देख रहे हैं उनमें अलग अलग शब्दों का प्रयोग हमने किया है। ये सारे शब्द जब वाक्य के अंदर आ गए हैं तो हम उन शब्द को पद कहेंगे। तो ये सारे पद एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और अपने अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, इसीलिए ये सभी क्या हो गए, वाक्य बन गए। तो हम परिभाषा से याद कर चुके हैं ना कि पदों के ऐसे पारंपरिक मेल को जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो वाक्य कहलाते हैं। अब जब आप वाक्य बनाना सीख जाते हो तो उसमें दो बातें हम देखेंगे, यानी वाक्य के अंग देखेंगे। जैसे हमारे शरीर के बॉडी पार्ट होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं, वैसे ही वाक्य को हम अलग अलग भागों में बांट लेंगे। यानी कुल मिलाकर कहें कि वाक्य के अंग कितने होते हैं। वाक्य के अंग होते हैं दो, पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। पहला क्या होता है, उद्देश्य। अब उद्देश्य किसको कहा गया है ये जानना जरूरी है, और विधेय किसे कहा है ये भी देखना जरूरी है। जैसे मान लीजिए इस चित्र में राम ने रावण को मारने का काम किया, तो हमने वाक्य बनाया राम ने रावण को मारा था। ये सेंटेंस हमने बना लिया, सभी शब्दों को व्यवस्थित कर लिया और आपस में संबंधित कर दिया, जिसका अर्थ भी निकल रहा है। अब आपको दो भाग में देखना है, यानी दो अंग देखना है वाक्य का। तो जब कोई कार्य कर रहा है, करने वाला, उस वाक्य को करने वाला जो पर्सन है यानी कर्ता है, उसे हम उद्देश्य कहेंगे, उसे हम उद्देश्य कहेंगे। किसको, कर्ता को। और वाक्य के बाकी बचे हुए भाग को हम विधेय कहेंगे। दो बात याद रखें, बाकी बचा हुआ हिस्सा वाक्य का विधेय है और उस वाक्य में जो काम करने वाला पर्सन है यानी कर्ता है, सब्जेक्ट है, उसे हम उद्देश्य कहेंगे। क्लियर? जैसे तो अंग दो प्रकार के, लेकिन अगर भेद की बात कहें तो भेद कितने प्रकार के हैं, यानी प्रकार कितने होते हैं वाक्य के। तो प्रकार को हम दो आधार पर बांटेंगे, एक है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। क्या कहा, अर्थ के आधार पर, यानी वह वाक्य जिसकी हम मीनिंग को देखते हैं, अर्थ को देखते हैं, उस सेंटेंस को पढ़ो और उसका मीनिंग समझो, तो वो हो जाएगा अर्थ के आधार पर। और अगर उस सेंटेंस की बनावट देखनी है, लिखने का ढंग देखना है, तरीका देखना है, तो वो बन जाएगा रचना के आधार पर वाक्य। तो वाक्य के कितने भेद हुए, दो प्रकार। पहला है अर्थ के आधार पर वाक्य और दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य। जैसे कोई इंसान खड़ा होता है तो उसके नीचे बेस होता है, आधार होता है, जिसके ऊपर वो टिक सकता है, तो वो आधार वाक्य का है और आधार इसके दो है। अब उसी के अंदर चलते हैं हम, यानी अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं एक बार उसे देख लेते हैं, और रचना के आधार पर कितने होते हैं उसे भी देख लेंगे। तो जो आधार हमने बताया हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8 प्रकार के। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। आप इन्हें सिर्फ नाम से ही समझ लेना, क्योंकि अभी के कक्षा में आपका सिलेबस में रचना के आधार पर वाक्य भेद है। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद को हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन हमारे ध्यान में होना चाहिए कि वाक्य के अर्थ के आधार पर भी 8 भेद होते हैं जो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य।
अब यहाँ क्लियर लिखा है कि अर्थ के आधार पर जो सिंपल सा हो, सरल सा हो, जिसमें विधान हो, तो वो वाक्य विधानवाचक हो जाएगा। और वो प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा जिसमें हम कोई बात पूछ रहे हैं और उसके अंत में कोई क्वेश्चन मार्क बना है, जैसे क्या, क्यों, किससे, इस तरह के WH वर्ड वाले यानी क्वेश्चन वाले वर्ड्स शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। निषेध यानी जिसमें हम उस वाक्य के अर्थ में नहीं होने की बात कहें, उसका नकारात्मक रूप प्रकट करें, उसका निषेधवाचक हम निकालें, यानी कोई कार्य नहीं होने की भावना है, तो वो हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। संकेतवाचक यानी जिसमें हम संकेत दे रहे हैं कि वह लड़का जा रहा है, तो उनमें से हम संकेत दे रहे हैं। संकेत का मतलब इशारा, या हम सर्वनाम शब्द का भी प्रयोग इसमें देख सकते हैं। दूसरा है विस्मयादिवाचक। विस्मयादिवाचक यानी हम हाव भाव प्रकट करते हैं, हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं, जैसे हम हंसते हैं, रोते हैं, तो वो उस वाक्य में, उस सेंटेंस में अर्थ निकलेगा विस्मयादिबोधक। क्रोध में वो बात कह रहे हैं या हंस कर कह रहे हैं, खुश होकर कह रहे हैं, तो ये वाले शब्द जो होते हैं विस्मयादि सूचक शब्द, वो उस वाक्य में होते हैं, तो हम पहचान सकते हैं कि ये विस्मयादिवाचक वाक्य हो जाएगा। संदेहवाचक, जिसमें हम संदेह कर रहे हैं, शक कर रहे हैं, तो वो बन जाएगा संदेहवाचक वाक्य। आज्ञावाचक, जिसमें हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि आ जाओ या खड़े हो जाओ, कल आना, तो इस तरह के वाक्य जो होंगे जिसमें हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, तो वो आज्ञावाचक में चले जाएंगे। इच्छावाचक वाक्य, जिसमें हम अपनी इच्छा, अपनी ख्वाहिश प्रकट कर रहे हैं, तो वो इच्छावाचक वाक्य में आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं रचना के आधार पर, यानी जब हम वाक्य की रचना करते हैं, उसकी बनावट करते हैं, तो उस आधार पर वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है। रचना के आधार पर वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य को मिश्र वाक्य भी कह सकते हैं। तो इस तीनों को हम अगले भाग में पढ़ेंगे। उम्मीद है अब तक जितना मैंने आपको वाक्य का अर्थ, वाक्य की परिभाषा और वाक्य को कितने आधारों पर बांटा गया है, वाक्य के कितने अंग होते हैं, ये सारी बातें भाग 1 में हम पढ़ चुके हैं और आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और रचना के आधार पर वाक्य को पढ़ने के लिए हम अगले भाग में चलेंगे। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।